हेलो, थार क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत एंड अभिनंदन। कैसे हो? आज हम हमारे चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। जैसे मैंने पहले बताया था कि हम आधुनिक भारत का इतिहास को पढ़ रहे हैं और डेली एक वीडियो बनाते हैं। लगभग 45 मिनट के आसपास वो वीडियो होगा और आप लोग शुरू से अंत तक देखिए और लाइक कर दीजिए प्लीज, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अधिक से अधिक, ताकि आप लोगों का मुझे मोटिवेशन मिलेगा। इसी के साथ साथ हम अभी आज एक टॉपिक लेके आए हैं। देखिए, आधुनिक भारत का इतिहास को हम पढ़ने के लिए वैसे देखा जाए तो 18वीं शताब्दी से प्रारंभ होता है। राजा राम मोहन राय जब आए थे तब से शुरू होता है आधुनिक इतिहास। कुछ विचारधाराओं के आधार पर इसको आधुनिक इतिहास में कन्वर्ट किया गया है। लेकिन आधुनिक इतिहास के तहत हमको 1857 की क्रांति को पढ़ना बहुत जरूरी होता है। 1857 की क्रांति का उद्देश्य क्या था, उसका स्वरूप क्या था, उसके क्या परिणाम निकले अंत में और उसका कारण क्या था, इस चीज को सबका अध्ययन करने के लिए हमको एक पृष्ठभूमि तैयार करनी होती है। अदरवाइज 1857 की क्रांति का कारण समझ में नहीं आएगा, इतना आसानी से समझ में नहीं आएगा। इसलिए 1857 की क्रांति किस वातावरण के विरुद्ध ये विद्रोह हुआ था, कौन सा ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई थी जिसकी वजह से 1857 की क्रांति का आगाज हमारे भारतीय सैनिकों के द्वारा यहाँ पे किया गया था। तो इसके लिए हमको पहले एक पृष्ठभूमि तैयार करना पड़ेगा। पृष्ठभूमि में जब हम तैयार करेंगे तो उसमें सबसे ज्यादा जो इन्वॉल्वमेंट है, जिसमें हमको अंग्रेजों को शामिल करना पड़ेगा। अंग्रेजों के इतिहास को हमको पढ़ना पड़ेगा। भारत में अंग्रेज कब आए थे, क्यों आए थे, उसके पीछे रीजन क्या था, और आए थे तो वो किस उद्देश्य से आए थे और उसके बाद उनका उद्देश्य किस प्रकार से बदल गया और किस प्रकार से उन्होंने आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति के साथ साथ उन्होंने राजनीतिक हस्तक्षेप करते हुए संपूर्ण भारत पे उन्होंने कब्जा कर लिया था। उनका मूल उद्देश्य देखा जाए तो उनको अपने आर्थिक हितों की पूर्ति, व्यापारिक गतिविधियों बढ़ाने के लिए और अंदर गहराई में जाएंगे तो उनको मसाला चाहिए था। भारत से मसाला का इनके द्वारा व्यापार किया जाता था। ये लोग जो पहले भारत में पुर्तगाली जो एक दूसरे वाले, ये जो मैंने एक मैप बनाया है वो यूरोप और एशिया का मैप ही मैंने इधर शो किया है। अमेरिका का मैप शो नहीं किया, नीचे से मैप शो नहीं किया और ऊपर वाला शो नहीं किया, क्योंकि जिस उद्देश्य के लिए हम इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, जिसके लिए हम इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, उसके अंदर लगभग इतना ही मैप हमको जरूरत है। इसलिए मैंने छोटा में बना के थोड़ा सा बड़ा किया है इसको, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए कि आखिरकार ये अंग्रेज भारत के अंदर क्यों आए और आने के बाद उन्होंने क्या किया और किस रस से आए थे। पहले ये लोग, व्यापार तो हमारा वैसे देखा जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता है, यूनान की सभ्यता है, चाहे नील नदी पर विकसित सभ्यता है, इन सभ्यताओं को और हमारी भारत के अंदर जो सभ्यताएं हैं उनका आपस में यदि कंपैरिजन किया जाए तो बहुत सारी चीजों का समान रूप से पाई जाती है। कुछ सिक्के मिलते हैं, कुछ सामान मिलता है, कुछ और अन्य प्रकार की सामग्री जो दैनिक जीवन में इस्तेमाल होने वाली थी, वो सब आपस में इनका मैच कर रहा है। क्योंकि हम जो सभ्यताएं हैं, जो पुरानी प्राचीन काल की सभ्यताएं, चाहे सिंधु घाटी सभ्यता हो, चाहे उसमें नील नदी पर विकसित सभ्यता हो, चाहे यूरोप की यूनान की सभ्यता हो, इनके बारे में हम लिखित कोई हमको साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं। लेकिन फिर भी जब इनकी खुदाई होती है तो हम भारत में जो सभ्यता थी उनके साथ उनका कंपैरिजन किया जाता है, जो प्राप्त वस्तुएं होती हैं उनके साथ कंपैरिजन किया जाता है। तब ऐसे लगता है कि इनका आपस में प्राचीन काल से ही व्यापारिक संबंध थे। तो वो व्यापारिक संबंध कहां से थे, वहां से हम एक मोटे एक रूपरेखा तैयार करेंगे। पूरा गहराई में नहीं जाएंगे, कोई जरूरत नहीं है गहराई में जाने के लिए। वैसे देखा जाए तो भारत के इतिहास को पढ़ने के लिए आधुनिक काल यदि पढ़ना है तो कहीं भी चले जाओ, ये जो अंग्रेज भारत में आए थे, आने के बाद उन्होंने किस प्रकार से संपूर्ण भारत में कब्जा किया था और किस किस प्रकार की उन्होंने नीतियां लागू की थी, रूल रेगुलेशन लागू किए थे, वो चीज इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से
भारत के संपूर्ण क्षेत्र पे उन्होंने आधिपत्य स्थापित किया था, वो जरूरी है, क्योंकि इसके पीछे, इसके बाद उनका जो परिणाम निकला था वो 1857 की क्रांति निकला था। इसलिए हमको पीछे से अंग्रेजों के द्वारा किए गए कारनामों को पढ़ना जरूरी है, और वो भी एक मोटा मोटा पिक्चर पढ़ना जरूरी है, ताकि हमको 1857 की क्रांति के कारण समझ में आ जाए। और 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश सरकार का जो आधिपत्य, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी से वो स्थानांतरित हो गया था, उसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कौन कौन से रूल यहाँ पे लागू किए, इसके बारे में हमको आसानी से समझ में आ जाएगा, ताकि हम आधुनिक भारत को 15 अगस्त 1947 तक को आसानी से समझ सकें। किस प्रकार से एक प्लेटफॉर्म बना था उसको हम आसानी से समझ सकें। इसलिए मैं इस मैप को बना करके आपको बता देना चाहूंगा कि किस प्रकार से ब्रिटिश यहाँ पे भारत में आए थे। देखिए, ब्रिटेन में क्या हुआ था, 17वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति हुई थी। इसमें एक जनरल कॉन्सेप्ट है, इसमें कोई हार्ड एंड टफ वाला काम नहीं है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। देखो, 17वीं शताब्दी, पहले 15वीं से 17वीं शताब्दी के बीच में वहां पे 2-3 तरह के क्रांतिकारी बदलाव आए थे। उसमें सबसे पहला देखा जाए तो पुनर्जागरण आया था, उसके बाद धर्म सुधार आंदोलन आया था, उसके बाद औद्योगिक क्रांति आई थी। ये 3 उथल पुथल जो हुई थी यूरोप के अंदर, उनका नतीजा भारत के अंदर ब्रिटिश यानी अंग्रेजों का आगमन प्रारंभ हो गया था। कहीं न कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इनका संबंध, ये 3 जो परिवर्तन हुए थे, इन तीनों का परिवर्तन भारत में अंग्रेजों का आगमन दर्शाता है। देखिए कैसे दर्शाता है कि पुनर्जागरण जो हुआ था वो धार्मिक क्षेत्र में भी हुआ था, और पुनर्जागरण की जो मेन थीम यदि देखा जाए तो वैज्ञानिकवाद को बढ़ावा मिला था। धर्म और चर्च एंड राजनीति, यानी धर्म और राजनीति को अलग अलग कर दिया था, वो पुनर्जागरण का ही कारण था। उसके बाद वहां पर विभिन्न प्रकार की खोजें हुई थी, और खोजें होने के बाद व्यक्तिवाद की अवधारणा उधर आ गई थी। पहले था एक चर्च सर्वोपरि थी, और चर्च के अंदर जो पादरी था वही शासक था, जो उन्होंने बोल दिया फाइनल वही था। लेकिन वहां पे भारत के अंदर जैसे राजा राम मोहन राय ने भारत के अंदर सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन किया था, वैसे ही यूरोप के अंदर मार्टिन लूथर महोदय ने एक आवाज उठाई थी, एक बीड़ा उठाया था। उन्होंने धर्म को राजनीति से अलग करने का बीड़ा उठाया था, और चर्च में पादरियों के द्वारा किए जाने वाले अत्याचार तथा विभिन्न प्रकार की जो विकृतियां समाज के अंदर उत्पन्न कर दी थी, उनको उन लोगों ने उसने दूर करने का बीड़ा उठाया था। जब उन्होंने दूर करने का बीड़ा उठाया था तो उसमें फिर मॉन्टेस्क्यू है, जॉन लॉक है, रूसो है, इस प्रकार से पुराने राजनीतिक विचारक भी वहां पे पैदा हुए थे। जिस प्रकार से जॉन लॉक ने एक स्वतंत्रता, समानता और निजी संपत्ति का अधिकार, इस प्रकार की अवधारणा वहां पे उदय हुआ, इस प्रकार की अवधारणाओं का वहां पे उदय हुआ। उसमें क्या है कि पहले व्यक्ति को महत्व नहीं दिया जाता था। जब ये पुनर्जागरण आया तो व्यक्ति को महत्व दिया जाने लगा कि व्यक्ति सर्वोपरि है, व्यक्ति साध्य है, बाकी जो भी है वो सारे साधन हैं, वो व्यक्ति के कल्याण के लिए हैं। तो इस प्रकार की एक क्रांति आई। उसके बाद फिर धर्म में सुधार हुआ, धर्म सुधार आंदोलन हुआ, जिसको हम डीप में नहीं जा रहे। जब विश्व का इतिहास पढ़ेंगे तब उसमें बताएंगे कि धर्म सुधार आंदोलन क्या था, पुनर्जागरण को डीप में जाएंगे, क्या क्या परिवर्तन हुए थे पुनर्जागरण में, कौन कौन से बदलाव हुए थे। मतलब पुनर्जागरण का मतलब यही था कि ब्रिटेन, यूरोप के अंदर जो व्यवस्थाएं पहले थी उनको वापस जगाना, उनको वापस धरती पे उतारना, उनको व्यवहार में लेके आना, ये इसका पुनर्जागरण का मतलब यही होता है। उसके बाद देखो, धर्म सुधार आंदोलन के बाद वहां पे औद्योगिक क्रांति, लोगों के अंदर विवेकशीलता का बढ़ाव हुआ, लोग सोचने, तर्क वितर्क करने लगे, और लोगों ने दिमाग लगाया। गैलीलियो है, उसमें कोपरनिकस है, इन लोगों ने पता लगाया कि ये जो भौतिकवाद जो हमको दिखाई दे रहा है, इस प्रकार का जो वातावरण बना हुआ है, ये धरती है वो क्या गोल घूम रही है, स्ट्रॉन्ग घूम रही है, या सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे, इस प्रकार के तर्क वितर्क होने लगे। और लास्ट में उन्होंने सिद्धांत, ये पृथ्वी का जो घूर्णन का सिद्धांत है वो सारे इन्होंने पता कर लिया था। गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया था। इस प्रकार जब पता किया तो उनको प्रत्येक चीज की जरूरत पड़ी, नई नई खोजें प्रारंभ हुई।
जब नई नई खोजें प्रारंभ हुई तो उनको संसाधनों की ज्यादा जरूरत पड़ने लगी। तो 17वीं शताब्दी के अंदर यूरोप के अंदर औद्योगिक क्रांति का आगाज हुआ। औद्योगिक क्रांति में सब कुछ बदल गया था। इसका मूल जो स्वरूप है औद्योगिक क्रांति का वो ये है कि जो काम यूरोप के अंदर हाथों से होता था वो काम अभी मशीनों से होने लग गया। अब आप सोचिए कि जब मशीनों से कोई काम होने लग जाता है, जब मान लो एक मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं, एक शर्ट का मान लो एक कपड़ा है, 5 मीटर कपड़ा बनाने के लिए व्यक्ति खुद हाथों से बनाएगा तो कितना टाइम लगेगा? बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा तो उसको कच्चे माल की जरूरत भी कम पड़ेगी, कच्चा माल भी कम मात्रा में उनको आवश्यकता पड़ेगी। और जब यही काम मशीनों से प्रारंभ हुआ तो जो काम 10 मीटर का कपड़ा 10 दिन में बनाने में 10 दिन लगते थे, वो काम अभी 1 घंटा, आधा घंटा, 10 मिनट में होना शुरू हो गया। वहां की जनसंख्या में भी वृद्धि हो गई थी, लेकिन इतनी वृद्धि भी नहीं हुई थी, लेकिन वहां की जो प्रोडक्शन है वो बढ़ गया था, उत्पादन की मात्रा बढ़ गई थी। जब कोई चीज का उत्पादन की मात्रा बढ़ेगी तो कच्चे माल की ज्यादा जरूरत पड़ेगी। तो उन लोगों ने क्या, कच्चे माल की खोज के लिए विदेशों से पूरे विश्व में भ्रमण करना शुरू किया था। विश्व से ये कच्चा माल लेते भी थे और तैयार माल तैयार कर देते थे, प्रोडक्शन कर लेते थे, उत्पाद बना लेते थे। अभी वहां पे इतनी जनसंख्या भी नहीं थी कि उनका जो सामान है वो मार्केट में खपाया जा सके, बेचा जा सके। तो वहां पे मार्केट भी कम था, सीमित मात्रा में मार्केट था। जब इतनी मात्रा में प्रोडक्शन बढ़ गया तो प्रोडक्शन को कहीं मार्केट तो चाहिए, बाजार तो चाहिए। तो इन्होंने फिर कच्चा माल विदेशों से लेके आते थे, तैयार माल भी विदेशों में वापस स्थानांतरित कर देते थे, बेच देते थे। तो इसलिए उनको बहुत बड़े बाजार की जरूरत पड़ी। तो इस बाजार की तलाश में ये लोग घूमने लगे। इस प्रकार से विदेशों में मतलब जगह जगह अफ्रीकन कंट्री है, जो अमेरिकन कंट्री है, एशियन कंट्री है, सब जगह इनका व्यापार बढ़ गया था, बुरी तरह से बढ़ गया था। और कच्चे माल का ये लोग दोहन करते थे। जब धीरे धीरे ऐसा हुआ तो उनके पास पैसों की वृद्धि हुई, पैसे बढ़े, पैसों की मात्रा उनके पास, ये लोग धनवान होंगे और उनकी विलासिता की जिंदगी जीने लगे। उनको तरह तरह की सुविधाओं को बढ़ाना प्रारंभ किया तो उसमें जरूरत पड़ी चीजों की। तब तक ये लोग क्या है कि भारत के अंदर ये जो एशिया के अंदर आते थे तो इनको 3 मार्गों से होकर एशिया के अंदर व्यापार करते थे। कौन कौन सा मार्ग था? पहला मार्ग तो ये था, आक्सस नदी से सीधा ऊपर से कैस्पियन सागर होते हुए सीधा भारत के यानी इस एशिया महाद्वीप के अंदर घुस जाते थे। उसके बाद जरूरी नहीं है भारत में रहते थे, ये पूरा इस पूर्वी एशिया और दक्षिणी पश्चिम एशिया और ये पूरे हिस्सों में घूमते थे, सब जगह आए थे इधर। लेकिन इधर से इनको व्यापार करना था, यहाँ का कच्चा माल का दोहन करना था, ब्रिटेन में लेके जाना था। भारत उससे पहले, हमारे भारत की जो इतिहास यदि पढ़ेंगे तो भारत सोने की चिड़िया कहा जाता था। सोने की चिड़िया इसलिए कहा जाता था कि भारत के अंदर कच्चे माल की कोई कमी नहीं थी, जनसंख्या लिमिट थी, सीमित थी, और लोग जितना प्रोडक्शन करते थे, जितना उत्पादन करते थे यहीं पे खपा लेते थे। तो बहुत ज्यादा मतलब यहाँ पे विभिन्न प्रकार के धातुएं मिलती थी। तो इससे भारत देश है ना वो एक रिचेस्ट कंट्री बन गया था। इसलिए बोला जाता है कि सोने की चिड़िया थी अंग्रेजों के आने से पहले। अब अंग्रेजों ने देखो किस प्रकार से भारत का आर्थिक शोषण किया, उसको हम आगे बताएंगे। देखिए, पहला उनका मार्ग था, यूरोप से सीधे आते थे, आक्सस नदी, उसके बाद कैस्पियन सागर और फिर काला सागर से होता हुआ सीधा भारत के अंदर एशिया महाद्वीप में इंटर कर जाते थे, इधर से व्यापार। दूसरा इनका मार्ग क्या था? ये वाला मार्ग था, सीरिया से होते हुए भारत के अंदर, सीरिया, अफगानिस्तान, जो वर्तमान पाकिस्तान, इससे होते हुए ये इधर भारत के अंदर यानी एशिया के अंदर आ जाते थे और इधर से व्यापार करते। तीसरा इनका मार्ग था, जैसे कि ये अफ्रीका मैंने बताया है, और ये वाला जो है दक्षिण पश्चिमी एशिया है, जिसमें दुबई है, मस्कत है, सीरिया है और ईरान है। इस प्रकार ये सारे कंट्री है। इन दोनों कंट्री, एशिया, पश्चिम एशिया को और अफ्रीका को जो विभाजन करता है वो ये वाली खाड़ी करती है, और ये लाल सागर है इधर, और ऊपर ये भूमध्य सागर है, ये अलग अलग करती है। तो तीसरा इनका मार्ग ये था कि इधर से आते थे और लाल सागर से होते हुए और सीधा भारत में पहुंच जाते थे। इस प्रकार इनका 3 मार्गों से भारत के साथ व्यापार होता था। और वहां तक सही था, भारत के अंदर आते थे और वस्तुओं को खरीदते थे, मसालों को खरीदते थे, सामान जो भी खरीदते थे, कच्चा माल से कपास हुआ, जूट है, सब खरीदते थे, और यहाँ पे पेमेंट करके वो वापस अपना सामान लेके वापस इसी देश से वापस चले जाते थे। और अपने देश के अंदर जो वर्तमान में जो चीजें चल रही है, वर्तमान में जो हम दूसरे देशों के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित करते थे, ऐसे संबंध पहले
थे, प्राचीन काल से ऐसे संबंध विदेशों के साथ, हम सभी देशों के साथ आपस में होते थे, और जो वर्तमान में हो रहा है, लेकिन बीच में ये थोड़ा सा बदलाव आ गया था। इन तीनों तरफ से भारत के अंदर ब्रिटिश ये अंग्रेज आते थे। अंग्रेज कौन कौन से थे? इसमें पुर्तगीज थे, डच थे, डेनमार्क वासी थे, अंग्रेज थे, और अंग्रेज मतलब ब्रिटिश नागरिक लोग भी थे, और साथ में फ्रांसीसी थे। 4-5 कंट्री के लोग यहाँ से आते थे और पूरा इस साइड से व्यापार करते थे, जो कि एक संतुलित व्यापार था, कोई उसमें गड़बड़ी नहीं थी, और किसी भी प्रकार से यहाँ पे कोई शोषण होता नहीं था। और जब 1453 का समय था, कौन सा था? 1453 का वर्ष था। ये जो कुस्तुतुनिया है, इस एरिया को कुस्तुतुनिया है, इस पे तुर्कों का अधिकार हो गया। तुर्क सारे इधर थे सब तुर्क, और इनका इस क्षेत्र के ऊपर अधिकार हो गया। जब इस पे क्षेत्र पे अधिकार हो गया तो इन्होंने तीनों ही रास्ते कट कर दिए। यहां से ये तीनों जितने भी ये रास्ते आते थे, इन तीनों को ब्लॉक कर दिया। कुस्तुतुनिया पर जैसे ही तुर्कों का अधिकार हुआ 1453 में, ये वाला पूरा एरिया ब्लॉक कर दिया इन्होंने। जब इन्होंने ब्लॉक किया तब यूरोप के जो लोग थे छटपटाए, बोले अभी कहां से, एशिया महाद्वीप से, एशिया क्षेत्र से जो हम व्यापार करते हैं उसको हम कैसे प्राप्त, कौन से रास्ते से जाए? तो देखिए, सबसे पहले यूरोप का एक पुर्तगीज था, कोलंबस से इधर पुर्तगाल से निकले और इधर चलते वहां पे उस टाइम इतनी तकनीकी भी नहीं होती थी, इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी कि हम आज वर्तमान में जो जहाज जाते हैं पानी के अंदर, तो इनको सब अपना इक्विपमेंट लेके जाते हैं, तो कोई दिशा का जिस देश में जाना है तो डायरेक्ट सीधा उस देश में पहुंच जाते हैं। लेकिन उस टाइम इनके पास कुछ नहीं था, बोट थी चलने के लिए, और उन्होंने पता लगा लिया था कि भारत की खोज करते हैं हम, हमारा रास्ता ये तो बंद कर दिया इन्होंने, तुर्कों ने, तो अभी हम भारत की खोज करते हैं और भारत को ढूंढते कहां पे है। तो ये लोग इधर से चले, तो देखो इस एरिया में यहाँ पे है ना वो अमेरिका है, और इधर है वो दक्षिण अमेरिका है। तो ये वहां पे चले तो इधर पहुंच गए, अमेरिका पहुंच गए। तो बोला भारत आ गया। बाद में पता चला भारत नहीं आया, और इसने रिपोर्ट भी बना दी थी पीछे पुर्तगाल सरकार को कि भारत की खोज कर ली हमने, और बाद में पता चला कि ये झूठा है, तो इसको फांसी की सजा भी हो गई थी, इसको मार भी दिया गया था, कि क्योंकि इन्होंने भ्रम फैला दिया था। उसके बाद एक पुर्तगीज और निकला, वो निकला वास्को डी गामा भाई साहब निकले अपनी बोट लेकर के, धीरे धीरे इस क्षेत्र को पकड़ा, अटलांटिक महासागर है, इसको पकड़ा ये वाला, और अशांतरी जो ये वाला है अफ्रीका का लास्ट है, और इधर मेडागास्कर है, और वो इधर से होता यहाँ पे आ पहुंचा। कौन सी जगह? भारत के कालीकट में ये पहुंच गए भाई साहब। कालीकट में जब ये पहुंचे, ये कालीकट में पहुंचे थे 17 मई 1498 में। कब? वास्को डी गामा 17 मई 1498। 17 मई 1498 को वास्को डी गामा कहां पहुंच गए? कालीकट बंदरगाह पे पहुंच गए। ये वाला है कालीकट, वर्तमान में भी कालीकट है। कालीकट बंदरगाह पे पहुंच गए। अभी कालीकट बंदरगाह पे पहुंचे तो भारत, तो देखो भारत की प्राचीन विरासत ही ऐसी है, अतिथि देवो भव, ये परंपरा रही है भारत के अंदर, तो ऐसा ही है, कोई भी आएगा तो उसका अच्छे से स्वागत सत्कार होता है, अच्छे से उसका सम्मान होता है। तो वहां पे जमूरीन एक हिंदू शासक थे, उन्होंने कालीकट पे उनका आदर सत्कार किया, उनको प्राप्त किया, बोले आइए हमारे देश में, मोस्ट वेलकम। क्या चाहिए? बोले हमको व्यापार करना है। बहुत अच्छी बात है, हमारे साथ, इनके साथ कोई एग्रीमेंट हुआ, ये लोग बैठे 1 to 1 जो वार्ता होती है उस हिसाब से इनके साथ वार्ता होगी, और वार्ता होने के बाद ये लोग इधर से अपने इस रास्ते से व्यापार शुरू कर दिया। एक बार तो 1498 में ये आए थे, उसके बाद भारत जो वास्को डी गामा में 1502 ईस्वी में फिर आ गए थे। यहाँ से अपना व्यापारिक संबंध और एग्रीमेंट वगैरह सब कुछ हो गया इनके साथ। बोला कि कर लेंगे, बोला कर लेंगे। बोला क्या क्या करेंगे? बोला ये हमारे से आप ये खरीद लेना, हम आपसे ये खरीद लेंगे। तो वो वस्तुओं का व्यापार संतुलन करना प्रारंभ कर दिया। बोले ये तुम ले लो, ये हमको दे दो, तो हमारी आवश्यकताएं पूर्ति हो जाएगी। ये आपके इस हिसाब से एक मतलब सहिष्णुता के आधार पर, मतलब एक तरह से संतुलित, आजकल जो हो रहा है ना संतुलित भुगतान संतुलन जो होता है वो आजकल तो बहुत गड़बड़ा गया है। ऊपर नीचे होता है, आयात हमारा ज्यादा होता है, निर्यात हमारा कम है फिलहाल है। लेकिन मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत,
इस प्रकार के जो अभी मिशन चलाए हुए उनसे जरूर भविष्य में ये जो भुगतान संतुलन है ये बराबर हो जाएगा। लेकिन उस टाइम इन्होंने भुगतान संतुलन करने की कोशिश की, जमोरिन ने और वास्को डी गामा ने। बोला कि क्या करें, बोला कि आपस में समझौता किया, बोले ये सामान आप खरीद रहे हैं, बोले ठीक। इधर से वो अपनी बोट में सामान लाद करके वापस चला गया, लेकिन दोबारा आया ये 1502 ईस्वी में। 1502 ईस्वी में भाई साहब और आ गया, इधर से सामान खरीद के ले गया 1 रुपए या 10 रुपए में, तो वो सामान कम से कम 50 गुना में उधर जाके यूरोप में उन्होंने बेचा। वो कूदने लगे, हा 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 हा, अब मजा आ गया, इतना है भारत के अंदर इतना सस्ता, एशिया में इंडिया में इतना सस्ता मिलता है, हमको इतना इधर बहुत पैसे बढ़ते, तो फिर उनको लालच पड़ गया, तो वापस आना शुरू किया। भाई साहब दोबारा आपकी गाड़ी को ले गए, इधर फिर आ गया, गाड़ी इधर घुसा दी, क्योंकि बात उन्होंने कर रखी थी जमूरीन से, बोले व्यापार करें, बोले ठीक है फिर कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये वास्को डी गामा यहाँ पे व्यापार शुरू करना है। अभी बताओ होड़ मच गई इनकी, जैसे ही वास्को डी गामा इधर आया तो इनको बाकी यूरोपियन कंट्री थे उनको भी पता चल गया, बोला ये लाते कहाँ से हैं, ये तो टेस्ट तो हमको लग रहा है इंडियन मसालों जैसा, लेकिन इंडियन मसाले जाते कैसे हैं, ये तो तुर्कों ने बंद कर रखा है पूरा मारकर, ये आइटम तो ये नया है, अभी का खरीदा हुआ है, कोई एक्सपायरी डेट नहीं है, मतलब एक्सपायर नहीं हुआ, एकदम टेस्ट वही लग रहा है, और ये तो पक्का न कहीं से इंडिया से खरीदा हुआ है। लेकिन इंडिया से कहां से ले आते हैं, कैसे पता करें, तो कैसे भी को अपना खुफिया तंत्र जैसे जाड़ दिखाया, तो पता चला कि वास्को डी गामा भाई साहब इंडिया को ढूंढ दिया है, और इंडिया को ढूंढ दिया नहीं, इंडिया से ले आता है, और अभी बहुत अच्छे दामों पे इधर बेचता है, क्योंकि लोगों की आदत पड़ी हुई थी ना, पहले इधर से ले आते थे तो आराम से मिल जाता, 3 रास्ते थे, जाते थे अपने बड़दों पर गाड़ियों पे लोड करके ले जाते थे और आराम से जाते थे, जाके बेच देते थे, लेकिन इतना मुनाफा नहीं था जितना अभी मुनाफा हुआ है। जैसे ये बंद हुआ रास्ता, प्राई मात्रा ना मच गई, तो बोला कि अभी कैसे करें, तो वास्को डी गामा भाई साहब ने ढूंढ दिया, इसने तो करना शुरू कर दिया। फिर यूरोप के बाकी देशों को पता चला कि कैसे करें, बोले वास्को डी गामा ने ढूंढ दिया रास्ता, तो अपना जाल बिछाया, पता चला कि ये रास्ता है, फिर आना शुरू कर दिया। देखिए उसके बाद मैं आगे पूरा डिटेल में यहाँ पे नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं ये बता देना चाहूंगा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपनी जो कंपनी थी, व्यापारिक कंपनी थी, उसको परमिशन दे दिया था 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में। अभी जैसे ये वास्को डी गामा इधर आया तो फिर ब्रिटिश भी आने शुरू हो गए, तो ब्रिटिश धीरे धीरे अनऑफिशियली अनौपचारिक रूप से आती थी। ब्रिटिश के व्यापारी थे वो अनौपचारिक रूप से यहाँ पे आते थे, लेके जाते थे, तो लेकिन फिर कोई भी चीज होता है तो अनऑफिशियल तो हो नहीं सकता। विदेश से व्यापार वर्तमान में भी नहीं हो रहा ना, कोई भी किसी की हिम्मत नहीं पड़ती कोई व्यापारी की मैं डायरेक्ट जाके किसी भी देश से बातचीत करके मैं वहां से व्यापार प्रारंभ कर दूं, ऐसा तो नहीं है। वर्तमान में भी एग्रीमेंट, बहुत बड़े बड़े एग्रीमेंट होते हैं, उसके बाद उनके लिए रास्ता खुलता है कि आपको निःशुल्क व्यापार करना है या फिर आपको शुल्क देना है, सीमा शुल्क देना है, किस प्रकार का कस्टम ड्यूटी देनी है, वो तो वर्तमान में भी ऐसे एग्रीमेंट होते हैं, उसके बाद ही शुरू होता है। तो ये जो लोग है ना अनऑफिशियली, इस कंपनी जो प्राइवेट कंपनियां थी वो भारत में आगे मसाला देने, फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट को पता चला कि ऐसे ऐसे इस प्रकार का व्यापार प्रारंभ हो गया है, तो इस पे उन्होंने शिकंजा कसना शुरू किया, तो फड़फड़ाए वो लोग जो ब्रिटिश व्यापारी फड़फड़ाए, तो बोला कि ऐसे तो नहीं होता, पहले तो हमारे साथ गवर्नमेंट के साथ एग्रीमेंट करो। जब उन्होंने अपनी फॉर्मेलिटीज पूरी करी, कागज कार्रवाई जो भी करना था वो पूरा किया, तो ईस्ट इंडिया जो ब्रिटेन ने उनको परमिशन दिया 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में। एक कंपनी को परमिशन दिया, एक कंपनी इस्टेब्लिश करी और उस कंपनी को परमिशन दिया कि आप जाइए और एशिया महाद्वीप के साथ आप में जो व्यापार करते हो वो कर सकते हो। तो ब्रिटेन के जो लोग थे, वो कंपनी थी, उन्होंने एक कंपनी का गठन किया था, उसका नाम था द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज। कंपनी का थोड़ा लंबा नाम है, द गवर्नमेंट एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, मतलब ईस्ट पूर्वी भारत में, मतलब ईस्ट इंडीज जो देश थे उनके साथ ईस्ट इंडिया कंपनी ये अपना व्यापार कर सकती है, वो परमिशन दे दिया। फिर अपनी गाड़ी उन्होंने अपनी नाव को पानी उतारा और उधर से चल पड़े। तो वहां पे फिर एक सबसे पहले एक जहाज आया, उसका नाम था हेक्टर। जहाज का क्या नाम था? हेक्टर नाम था। आजकल किसी का जैसे नाम रख देते हैं, किसी भारत के गंगा नदी के ऊपर, यमुना के, को इस प्रकार से कोई जंगलों पर रख देते हैं, कोई और अन्य नाम से जहाज, किसी भी लीलाबाई, ताराबाई, लक्ष्मीबाई, इस प्रकार से आजकल वर्तमान में भी जहाजों के नाम रखे जा रहे हैं।
तो ब्रिटेन का एक जहाज था, उसका नाम था हेक्टर। उस हेक्टर से जैसे ही इनको 31 दिसंबर 1600 में जब परमिशन मिला तो उन्होंने अपना एक जहाज तैयार किया हेक्टर। उसका कैप्टन था मुनरो। जहाज का नाम था हेक्टर। मैं अभी यहां से थोड़ा सा मिटाने की कोशिश मिटा रहा हूं कि यहां पे कोई जरूरत नहीं है, अभी ये इधर से साफ कर देता हूं। अफ्रीका को मैं साफ कर दिया, साफ इसलिए कर दिया कुछ फैक्ट लिखाने वाला हूं। वो जो पहला जहाज था, उस जहाज का नाम था, जहाज था हेक्टर। और कप्तान कौन थे? मुनरो। ये लोग थे दो। हॉकिंस, सॉरी, मुनरो नहीं थे, हॉकिंस थे। हॉकिंस। इन्होंने बोला, हॉकिंस से महारानी एलिजाबेथ को बोला, ब्रिटिश महारानी को बोला कि मैं जाऊंगा और भारत से भी व्यापार प्रारंभ करूंगा। और कंपनी का गठन भी कर दिया और रजिस्टर्ड हो गई उसकी कंपनी। और ये हॉकिंस चले हेक्टर जहाज देके और 1612 ईस्वी में सूरत पहुंचा। कब पहुंचा? सूरत पहुंचे 1612 ईस्वी। 1612 ईस्वी में सूरत बंदरगाह पे पहुंचे। इधर से चले तो सूरत लगभग इधर है, यहां पे पहुंच गए। यहां पे आने के बाद इधर क्या एरेगेरे की सरकार थोड़ी चल रही थी। यहां पे कौन थे? यहां पे मुगल थे। ऐसे थोड़ी कर लेंगे व्यापार। तो बोला कि एलिजाबेथ ने बोला, जाइए आप और सूरत में आप परमिशन लेके पोर्ट में एंट्री कीजिए और उसके बाद अपना जहाज वहां पे खड़ा करना है और उसके बाद आपको जाना है वहां की जो गवर्नमेंट है उसको पूछना है। गवर्नमेंट कौन सी थी? जहांगीर थे दरबार में। दिल्ली में जो शासक थे, मुगल शासक थे, वो जहांगीर थे। और जहांगीर थे फिर उस टाइम में अजमेर में आए हुए थे। वहां से जहांगीर के पास ये पहले व्यक्ति थे जो ब्रिटिश अधिकारी थे जिन्होंने भारत के अंदर व्यापार प्रारंभ करने के लिए परमिशन मांगा था। और जो उनके साथ जो व्यक्ति थे और ये कैप्टन हॉकिंस थे। और जो ब्रिटिश जहांगीर के पास जो व्यक्ति भेजा था ना, वो सर टॉमस रो था। मैं बताया, सर टॉमस रो। उस व्यक्ति का नाम सर टॉमस रो था। ये थोड़ा सा पढ़ा लिखा होगा, व्यापारी था और विदेशों से व्यापार करने में थोड़ा एक्सपर्ट होगा। तो इसको भेजा जहांगीर के दरबार में। और जहांगीर के दरबार में भेजने के बाद जहांगीर से वहां पे परमिशन लिया। तो जहांगीर ने परमिशन दे दिया, बोला हाँ ठीक है, कर सकते हो आप। तो इन लोगों ने इस क्षेत्र के अंदर अपना व्यापार स्थापित किया। वो क्षेत्र कौन कौन सा था? उस क्षेत्र के अंदर आते थे अहमदाबाद, बुरहानपुर, अजमेर और आगरा। यहां पे इनको परमिशन मिल गया, यहां पे अपना जो व्यापारिक केंद्र है वो स्थापित कर लिया। और यहां से ये बनाना शुरू कर दिया और अपना व्यापार शुरू कर दिया। अब ब्रिटिश भी आ गए, उसके बाद उससे पहले फ्रांसीसी भी आ गए थे, पुर्तगीज भी आ गए थे, डच भी आ गए थे। लेकिन ये ब्रिटिश बहुत चतुर थे, बहुत चालाक थे। इन्होंने जिस तरह से ब्रिटेन का फ्रांस के साथ उधर भी युद्ध चल रहा था, संघर्ष चल रहा था, तो यहां पे भी उन्होंने प्रारंभ कर दिया। तो अल्टीमेटली जो थोड़ा डीप में हम नहीं जाएंगे, लास्ट में क्या हुआ, डच थे उनको भी निकाल दिया, पुर्तगीज को भी निकाल दिया, हरा दिया, और डेनमार्क की थे वो भी हरा दिया। लास्ट में ये फ्रांसीसी बच गए थे। इनके साथ युद्ध किया था इन्होंने। तो कर्नाटक के 3 युद्ध हुए थे। वो फ्रांसीसी व्यापारिक कंपनी और ब्रिटेन की जो व्यापारिक कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इनके बीच में ये तीनों युद्ध हुए थे। कर्नाटक का युद्ध जो आप इतिहास में पढ़ोगे, ये दोनों विदेशी कंपनियों के बीच हुए थे। और फ्रांसीसी जो कंपनी थी वो सरकारी कंपनी थी और ब्रिटिश कंपनी थी वो प्राइवेट कंपनी थी। तो इसमें जो जीत हुई थी वो ब्रिटिश कंपनी की भी थी। क्यों हुई थी कि ब्रिटिश कंपनी के अंदर जो व्यापारी थे और उनकी जो सेनाएं थी, उनका उधर से ही आदेश निकलते थे, भारत के अंदर ही आदेश बनते थे। फ्रांस के साथ वो लड़ाई झगड़ा शुरू कर देते थे, लड़ना शुरू कर देते। लेकिन फ्रांसीसी कंपनी को फ्रांस की गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ता था। और जब परमिशन लेते थे तो टाइम लगता, उतने में ब्रिटिश जो सेना थी उसको आक्रमण करके तहस नहस कर देती थी। इस प्रकार फ्रांसीसियों को उन्होंने भगा दिया। फ्रांसीसियों को भगाने के बाद अभी सिर्फ ब्रिटिश गवर्नमेंट, एक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक ही बची भारत के अंदर व्यापारिक कंपनी के नाम से। अब इन्होंने बड़ी चापलूसी की
और भारतीयों के साथ बड़ा धोखा किया। और उस धोखा उन्होंने अकेले नहीं किया, यहाँ भारत के अंदर भी कुछ भेदिए थे, यहाँ के भारत के जो कुछ व्यापारी थे जिन्होंने इनका साथ दिया था। और साथ देकर के दोनों भारत के व्यापारी और ब्रिटेन के जो व्यापारी थे, ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इन दोनों ने मिलकर यहाँ की राजनीतिक व्यवस्था जो बनी हुई थी, जो मुगल सम्राट यहाँ के थे, उनके साथ धोखा करना शुरू किया और यहाँ की राजनीतिक जो जड़ें थी उनको हिलाना प्रारंभ कर दिया था। अभी हम आगे पढ़ेंगे कि किस प्रकार से ब्रिटेन आर्थिक हितों की पूर्ति करने के लिए यहाँ पे आए थे और अपने राजनीतिक हस्तक्षेप किस तरह से करने लग गए थे। उनका देखो, ब्रिटेन का जो लोग थे, चाहे प्राइवेट कंपनी के अधिकारी हो चाहे गवर्नमेंट के हो, ये हमेशा धोखेबाज थे। इन्होंने हमेशा फूट डाल करके राज करने की नीति अपनाई थी और हमेशा उनके दिमाग में थी वो साम्राज्यवाद विस्तार की भावना हमेशा ही बनी रहती थी। और उन्होंने आर्थिक हितों की पूर्ति, तो व्यापार करते तो ठीक है, भारत को भी फायदा होता, उनको भी फायदा होता, लेकिन उनके दिमाग में ये बैठ गया कि यहाँ पे मुगल सम्राट है वो कमजोर हो गए हैं और ये विलासिता की जिंदगी जी रहे हैं, आराम ऐश और आराम की जिंदगी जी रहे हैं, और अभी है वो पूरा क्षेत्र है वो खाली पड़ा है, अभी हमारे लिए ही है। लेकिन ऐसा नहीं था। भारत के अंदर भी कुछ नई जैसे इतिहास आप पढ़ोगे तो एक जो शासन व्यवस्था है वो खत्म हुई है तो दूसरी का उदय हो गया है। इस प्रकार से धीरे धीरे उदय होना शुरू हो गया था, ऐसा कुछ नहीं था। अभी हम आगे पढ़ेंगे कि किस प्रकार अंग्रेजों ने पूरे भारत को अपने अधिकार क्षेत्र में राजनीतिक अधिकार प्राप्त कर लिया था। अब उसमें भारत दो प्रकार से दो भागों में विभाजित हो गया। एक तो ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने डायरेक्ट अटैक करके आक्रमण करके उसको जीत लिया था, और एक रियासतें थी जो बाद में रहेगी, तो उनको हम बाद में आगे वाले जो चैप्टर होगा उसमें अध्ययन करेंगे। लेकिन मैं इधर यही अध्ययन करना चाहता हूं कि उस टाइम और क्या क्या थी। जैसे ही ये लोग आए, अभी मैं एक मैप बनाता हूं, इसको मिटा देता हूं कि भारत के अंदर इन लोगों ने किस किस तरह से जब आए थे तो भारत में कौन कौन सी शक्तियां विद्यमान थी और किस किस शक्तियों ने किस प्रकार से अंग्रेजों का साथ दिया, किस ने अंग्रेजों का साथ नहीं दिया, जिसकी वजह से अंग्रेजों को बहुत टाइम लगा, पूरे भारत के अंदर कब्जा करने में काफी टाइम लगा था। अभी मैं एक भारत का नक्शा बना रहा हूं और उस भारत के नक्शे के अंदर नेपाल को साथ लिया है, असम को साथ लिया है, अरुणाचल प्रदेश को लिया है, और ये पूरा हिस्सा बंगाल को, ये जो बांग्लादेश है इसको मैंने साथ में ले लिया और इधर चला गया। और अभी मैं पाकिस्तान को भी साथ में लेना पड़ेगा। ये भारत है हमारा प्यारा, इसके बाद पाकिस्तान को ले लेते हैं साथ में। ये पूरा पाकिस्तान को ले लिया साथ में। अभी देखिए यहाँ पे किस किस का कहां पे था। जब सबसे पहले ये तो आए थे सूरत में थे, लेकिन सूरत के साथ साथ ये इस हिस्से में भी ये जो दक्षिण पूर्व एशिया था, इस पे भी इन्होंने बुरी तरह से अपना व्यापारिक संबंध स्थापित कर लिए थे। यहाँ पे भी किया था। तो इन्होंने भारत का एक ऐसा जगह देखा कि कौन सा देश, कौन सा राज्य, कौन सा क्षेत्र ज्यादा समृद्ध है। तो वो आप अभी भी वर्तमान में भी देखोगे ना, तो ये दो नदियां इधर से निकल रही हैं। एक तो यमुना नदी निकल रही है और एक इधर से गंगा निकल रही है। गंगा के अंदर ये यमुना मिल जाती है, ऐसे करके इधर गिरती है आगे। तो आप ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा कि ये जब नदियां इधर से निकल रही है तो ये क्षेत्र सबसे ज्यादा उपजाऊ था। और वर्तमान में भी ऐसी बात है, उपजाऊ भी है, अभी भी सबसे ज्यादा उत्पादन होता है, क्योंकि ये मैदान है, नदियों के द्वारा निर्मित मैदान है, बहुत ज्यादा उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी यहाँ पे है। तो अंग्रेजों ने यहाँ पे आए, बंगाल के क्षेत्र में आए। बंगाल के क्षेत्र में आए तो यहाँ पे बंगाल के अंदर अलग था, एक अवध अलग राज्य था, यहाँ पे एक बुंदेलखंड अलग था। इस वाले क्षेत्र में राजपूत थे और ये वाला क्षेत्र था, ये मराठों का था, बहुत बड़ा एरिया मराठों ने कब्जा कर लिया था तब तक। यहाँ पे निजाम थे। इस वाले क्षेत्र में कर्नाटक, और ये क्षेत्र जो था वो त्रावणकोर था, और ये वाला क्षेत्र था वो मैसूर था। ये मैसूर, ये त्रावणकोर,
ये कर्नाटक और ये बंगाल, बंगाली नाम था उस टाइम, और ये था अवध, और ये था बुंदेलखंड, रुहेलखंड, बुंदेलखंड नहीं रुहेलखंड, ये था रुहेलखंड, और ये सारे मराठा था, ये राजपूत थे, इधर सिख थे। इस तरह से बस इतना ही था, ज्यादा लंबा चौड़ा कुछ नहीं था, इतना ही था। बीच बीच में रियासतें थी, छोटी छोटी रियासतें काफी बाद में बन गई थी। जो भी राजा थोड़ा कमजोर हुआ तो उसके जो सामंत थे उन्होंने अपनी अपनी रियासतें बना ली थी। अब जैसे ही अंग्रेज आए तो पश्चिम बंगाल में आए अंग्रेज सबसे पहले। पश्चिम बंगाल में आने के बाद उन्होंने यहाँ का जो नवाब थे, यहाँ के बंगाल के और अवध के, इनके नवाब थे उस टाइम, और वो नवाब यहाँ पे दिल्ली मुगल सम्राट थे, उनके अधीन ये काम करते थे, और जो भी वो अपना लगान यहाँ से इकट्ठा करते थे तो कुछ हिस्सा मुगल सम्राट को पहुंचा देते थे। इस प्रकार से इनका संबंध मुगल सम्राट से था। मुगल सम्राट से इन्होंने किसी प्रकार का संबंध नहीं तोड़ा था। यहाँ पे पश्चिम बंगाल था तो बंगाल था, तो बंगाल के अंदर अंग्रेज सबसे पहले। देखिए बंगाल के अंदर उन्होंने मीर कासिम और दूसरा जो था मीर जाफर और मीर कासिम दो व्यक्ति थे। वहां पे किसी और का शासन था, वो थे नवाब थे, जो बंगाल के नवाब थे, उसके बीच में दोनों ने संधि की और दोनों के अंदर फूट डाला। फूट डालने के बाद बोला कि मीर जाफर को बोला कि हम यदि आप हमारा साथ दे दोगे तो हम यहाँ पे आक्रमण करके और इनको हरा करके आपको नवाब बना देंगे। तो मीर जाफर इस लालच में आ गया, और जो युद्ध हुआ था, प्लासी का जो युद्ध हुआ था सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच, वही युद्ध था। ये 1757 में हुआ था सर्वप्रथम, 1757 में वही युद्ध था प्लासी का युद्ध था, जो सिराजुद्दौला वर्सेस अंग्रेजों के मध्य हुआ था। ये युद्ध सिराजुद्दौला अंग्रेज, सर्वप्रथम यही हुआ था, यहीं से शुरू हुआ था। इन्होंने युद्ध करना यहीं से शुरू किया था। उससे पहले ये अपने व्यापार, शांति से व्यापार कर रहे थे, किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं किया था। यहां से इनको पता चला कि मीर जाफर और मीर कासिम, सिराजुद्दौला और मीर जाफर के बीच में कुछ संबंधों में कड़वाहट है। तो ये सिराजुद्दौला से युद्ध करने के लिए, इस क्षेत्र को अपने क्षेत्र हिस्से में राजनीतिक स्थापित करने के लिए, ये मीर जाफर था। मीर जाफर से जा मिले, बोला कि युद्ध इनका तय हो गया कि अभी युद्ध प्लासी का युद्ध होने वाला है, और उसमें लड़ाई कौन करेगा? मीर जाफर और अंग्रेज करेंगे लड़ाई। सिराजुद्दौला को मीर जाफर ने बोला आप इधर ही रहो और मैं लड़ता हूं, और जाके उनसे बातचीत कर ली, बोला कि संधि कर ली, और सीधा आगे सिराजुद्दौला की हत्या तो कर दी, और मीर जाफर, जैसी हत्या हुई तो मीर जाफर को अंग्रेजों ने वहां का नवाब नियुक्त कर दिया। अब मीर जाफर भारत का था, भारत के अंदर ही पैदा हुआ था, और इसके बाहर कोई संपत्ति नहीं थी, किसी दूसरे देश को इन्होंने उनको कोई सामान थोड़ी पहुंचाना था, किसी प्रकार का व्यापार थोड़ी करना था कि इधर से लेके जाए, वो इधर ही था। तो इसके दिमाग में ये था कि मैं मेरा अभी इस एरिया में मैं अपना अकेला शासन स्थापित कर लेता हूँ, जीत तो गए। तो फिर इनको पता चला तो इसके साथ लड़ाई करके उठा के वापस मीर कासिम को इन्होंने स्थापित कर दिया। और मीर कासिम आया, मीर कासिम को भी ये नहीं लगा, क्योंकि अंग्रेजों की जो आर्थिक नीति थी बड़ी खतरनाक थी, आर्थिक शोषण करते थे, पूरा खजाना खाली कर दिया था। बोला कि इसके बदले हमको इतने पैसे देंगे, तो पैसे दे देंगे, खजाना पूरा खाली हो गया था। इस प्रकार दोनों के अंदर लड़ाई हुई। लड़ाई होने के बाद ये मीर कासिम भाग के चला गया अवध के अंदर। एक अवध का नवाब और शाह आलम द्वितीय मुगल सम्राट, और इन्होंने तीनों ने मिलके एक त्रिगुट का निर्माण किया और अंग्रेजों से गोवा लेने का। तो वो फिर त्रिगुट 1764 में एक बक्सर का युद्ध हुआ था। पूर्ण रूप से बक्सर का युद्ध, ये जो नवाब और मुगल शासक, और इन दोनों नवाबों और मुगल शासक के तीनों का एक जो गुट था, उसका बुरी तरह से हार हुई, और पूर्ण रूप से भारत के अंदर अंग्रेजों का शासन स्थापित हो गया। तब ये इस क्षेत्र में अपना लगान इकट्ठा करना शुरू कर दिया, पैसा अपना व्यापार भी प्राप्त कर दिया, पूरी तरह से इनको परेशान करना शुरू कर दिया। अभी देखो धीरे धीरे आगे जाके पूरा किस प्रकार से भारत के अंदर पूरे पे हस्तक्षेप स्थापित करते हैं।
इसके बाद उन्होंने मराठों से लोहा लिया, मराठों ने उनको छक्के छुड़ा दिए थे। मराठों ने लगभग 40 साल तक मराठों के साथ संघर्ष किया, फूट डाली। मराठों के अंदर जितने भी शासक हुए थे उनका उत्तराधिकारी संघर्ष उनका भी शुरू हो गया था आंतरिक रूप से, उसमें उन्होंने फूट डालना प्रारंभ किया। फूट डाल के लास्ट में 1818 ईस्वी के आसपास, जब जो कि 1772 से शुरू हुआ था, ये इनके साथ युद्ध शुरू हुआ था, मराठों ने बुरी तरह से इनको छक्के छुड़ाए। लेकिन ध्यान दें कि यदि मराठों का बाकी ये राजपूत सिख ये आसपास के जितने भी क्षेत्र के जो शासक थे, यदि इन मराठों का साथ दे देते तो निश्चित रूप से अंग्रेजों की हार होती। और अंग्रेजों की हार होती तो वर्तमान की जो आज की परिस्थिति है, जिस प्रकार से अंग्रेजों ने हमारे भारत का काफी शोषण किया था, शायद नहीं करते। उसके बाद भी यहाँ पे इसी के बीच मराठों से युद्ध हुआ, तो इसी के बीच में 1739 ईस्वी में नादिर शाह ने अटैक कर दिया, नादिर शाह ने। और 1761 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली। अब इन दोनों ने जब आक्रमण किया तो कुछ कहा जाता है कि किसी भी इधर के कोई शासक था जिन्होंने मराठों को दबाने के लिए इनको इनवाइट किया था, अहमद अब्दाली को। और ये 1739 में जब ये धीरे धीरे भारत के ऊपर बाहरी आक्रमण होना शुरू हो गए, तो अभी इधर मराठा थे, अंग्रेज थे, तो राजपूत भी अकेले पड़ गए। उन्होंने सोचा कि अभी बुरी तरह से ये लोग बाहर से आक्रमण होना शुरू किया और ये मराठा भी हमको परेशान कर रहे हैं, क्योंकि मराठों को मतलब सिर्फ था पैसों से। चौथ और जो खिराज ये इकट्ठा करते थे, इनका मतलब यही था, पैसों यहाँ से पैसा इकट्ठा करो और निकल के भाग जाओ, कोई सुरक्षा नहीं देनी, फ्री में पैसे लेके जाना। तो ये राजपूत भी परेशान हो गए थे। तो राजपूतों ने फिर कोई न कोई साधन अपनाया, वो आगे बताऊंगा मैं। अब इन्होंने बंगाल के इस क्षेत्र पे आक्रमण कर लिया, पूरा ये क्षेत्र अपने अधिकार में कर लिया। उसके बाद इन्होंने मराठों के साथ लड़ाई की, और जब मराठों के साथ लड़ाई की, जब 1761 ईस्वी के अंदर अहमद शाह अब्दाली आया था, तो मराठे, ये जो पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था 1761 में, पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था, अहमद शाह अब्दाली वर्सेस मराठों के बीच हुआ था। किसी ने मराठों की सहायता नहीं की थी, सिर्फ एक जाति ने, जो यहाँ पे इस क्षेत्र के अंदर जाट राज साम्राज्य था, वो जाट राजा था जो राजा राम या बदन सिंह, पूरा नाम मेरे को याद नहीं है, वो थे। उन्होंने थोड़ा सा इनको खाद्य सामग्री और वस्त्र दिए थे। अदरवाइज मराठों ने किसी भी प्रकार से मराठों की सहायता इस अहमद शाह अब्दाली के विरुद्ध किसी ने नहीं की। जब अहमद शाह अब्दाली की जब इन्होंने युद्ध हुआ था, पानीपत का तृतीय युद्ध, तो मराठों का बुरी तरह से हार हुई थी। और ये जो अंग्रेज थे, ये चुप्पी साध के देख रहे थे और बुरी तरह से हरा दिया इसको। जैसे ही बुरी तरह से हराया तो इन्होंने इनको खुशी के पटाखे फूटे कि अभी जो सबसे बड़ी मराठा शक्ति थी ये समाप्त हो गई, अभी हमारे लिए ये पूरा बात। उसके बाद मराठों के साथ उन्होंने संघर्ष शुरू किया। 1732 ईस्वी से शुरू हुआ किया, 1818 ईस्वी से लगभग 40 वर्ष तक ये इनका युद्ध चला इनके साथ। तब जाके मराठा कंट्रोल में आए। मराठा अदरवाइज कंट्रोल में आने वाले नहीं थे। मराठों के अंदर फूट पड़ गई थी, जो कि हम डीप में पढ़ेंगे तब बताएंगे। उसके बाद मराठों का कर्नाटक का जो युद्ध हुआ था, यहाँ पे फ्रांसीसी थे। कर्नाटक का प्रथम द्वितीय तृतीय युद्ध हुआ था, फ्रांसीसियों को हटा दिया था, ये भी युद्ध हो गया। मैसूर के साथ, हैदर अली के साथ इनके युद्ध हुआ था। तो हैदर अली ने भी 3-4 युद्ध हुए थे, हैदर अली के साथ 3 युद्ध हुए थे, मैसूर के युद्ध। तब जागे इस क्षेत्र को और इन गुट बनाना प्रारंभ किया, ऐसे फूट डालने की जरूरत शुरू किया, एक दूसरे का गुट बनाया अंग्रेजों ने। ऐसे कर करके बुरी तरह से इनको, इस क्षेत्र को पूरे को, और फिर बच गया कौन? राजपूत। ये राजपूत क्षेत्र ये वाला और बच गया। अभी ये क्षेत्र ऐसी जगह बच गया कि फ्रांस में, इधर फ्रांस को हरा दिया इन्होंने। तो यूरोप के अंदर नेपोलियन बोनापार्ट का उदय हो गया था। नेपोलियन बोनापार्ट ने प्लान बनाया था कि इधर से एशिया महाद्वीप में जाने के लिए। तब अंग्रेजों के पांव कांप उठे कि ये फ्रांस को हमने इधर तो हरा दिया, लेकिन ये लोग आ रहे हैं, नेपोलियन बोनापार्ट जहां से निकलेगा ना, उसको हराने वाला कोई नहीं था। ये जरूर भारत के ऊपर अटैक करेगा और अटैक करने के बाद ये पूरा क्षेत्र ले जाएगा हमारे से, ये बदला ले लेगा। कर्नाटक के 3 युद्ध हुए थे। तो फिर ये राजपूत बीच में आ रहे थे कि ये इधर से आएगा, आते ये शरण देंगे नेपोलियन बोनापार्ट को, खाद्य सामग्री जो भी लॉजिस्टिक सपोर्ट देंगे और इधर से शुरू करेगा हमारा सफाया करना। और फिर ये मराठा भी थे कि मराठा भी थोड़ा उदय हो जाएंगे, ये भी इनका साथ देंगे। तो इनका नेपोलियन बोनापार्ट का बहुत बड़ा एक गुट बन जाएगा और अंग्रेजों की एक नहीं कहने देंगे अंग्रेजों को। तो फिर अब राजपूतों के ऊपर इनकी नजर आई।
ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अंग्रेज थे उनकी राजपूतों के ऊपर नजर पड़ी कि इस क्षेत्र को हम करें। तो उससे पहले सिखों के साथ, सिख क्षेत्र था, उनके साथ बिना मतलब का, कोई मतलब नहीं था, बिना मतलब के 3 युद्ध हुए थे, उसका कोई रीजन नहीं था, जानबूझ करके इनकी युद्ध कर करके फुट डाल डाल के सिख वाले क्षेत्र को ले लिया था। अभी बता राजपूत अकेला, अब राजपूत यहाँ पे रियासतें थी, पूर्ण रूप से सारी रियासतें थी। अब रियासतों को किस आधार पे इसने अपने साम्राज्य में बांटा। अब देखिए ये पूरा दो तरह का भारत बन गया। एक तो हो गया जो डायरेक्ट उन्होंने युद्ध करके जीत लिया था, वो ब्रिटिश भारत, और उसके बाद कुछ रियासतें बच गई, छोटी छोटी रियासतें बच गई, उन रियासतों को भी उन्होंने शामिल करना चाहा। तो फिर उन रियासतों पे राजनीतिक आधिपत्य स्थापित करने के लिए उनको कुछ रास्ता अपनाया, वो थी वेलेस्ली की सहायक संधि। और वेलेस्ली की सहायक संधि मैं अगले वाले वीडियो में जब बताऊंगा तब आपको पता चलेगा कि उस सहायक संधि के अंदर क्या क्या शर्तें थी। उसमें शर्त, 1-2 शर्त जो है उसमें आपको शर्तों में झलकेगा कि नेपोलियन बोनापार्ट का जो भय था, आतंक था, वो उनको सता रहा था। तो आगे वाले वीडियो में हम वेलेस्ली की सहायक संधि तथा शेष भारत जो रियासतों में बंटा हुआ था, उन रियासतों पे ब्रिटिश गवर्नमेंट यानी ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस प्रकार से अपना आधिपत्य स्थापित किया, वो हम आगे वाले वीडियो में पढ़ेंगे। उसमें पूरा वेलेस्ली की सहायक संधि पढ़ेंगे और उसके बाद हम डलहौजी की व्यापक सिद्धांत पढ़ेंगे। और जब ये सिद्धांत पढ़ेंगे तो इनके द्वारा जो भारत को पूरे को जीतना और अपना साम्राज्यवादी जो आकांक्षा थी वो उसको व्यवहारिक रूप देना, इस प्रकार का उन्होंने तरह तरह के हथियार अपनाए, तरह तरह के साम दाम दंड भेद नीति सब अपनाए। अपनाने के बाद लगभग 1857 की जब क्रांति हुई थी तब तक पूरे भारत के ऊपर उनका आधिपत्य स्थापित हो गया था। वो भी ऐसे ही नहीं हुआ, इन्होंने झूठे, चतुराई और विश्वासघात तरह मतलब जो भी उनसे हुआ तब सारे के सारे हथियार उन्होंने अपनाए और पूरे भारत के ऊपर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। आगे वाला हम जो चैप्टर सेशन हमारा चलेगा वो वेलेस्ली की सहायक संधि से प्रारंभ करेंगे और राजपूताना मतलब भारत राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में ज्यादा रहेगा कि राजस्थान का जो रियासतें थी उन रियासतों का अंग्रेजों के साथ कैसे संबंध बने और क्यों अंग्रेजों के साथ राजपूतों ने संबंध स्थापित किए, उसके पीछे कारण क्या था और क्यों अंग्रेज ही खुद आना चाहते थे। उधर से अंग्रेज खुद आना चाहते थे, इधर से राजपूत कोई न कोई सुरक्षा अपने आप को सुरक्षित बनाने के लिए कोई न कोई किसी के साथ समझौता करना चाहते थे। दोनों का आपस में मिलन कब हुआ था और उस मिलन के दौरान क्या क्या इनकी संधि की शर्तें क्या थी और वो जो सहायक संधि इन दोनों के बीच में होती उसकी क्या क्या संधि की शर्तें थी और क्या कैसे उन्होंने शर्तों को लागू किया, किस प्रकार से उनको पालन किया और किस तरह से राजस्थान की पूरी रियासतों पर उन्होंने राजनीतिक आधिपत्य स्थापित कर लिया, उसको हम आगे वाले चैप्टर में आगे वाले वीडियो के अंदर समझाऊंगा। और अभी जो आगे वाला वीडियो बनने वाला बहुत इंटरेस्ट बनने वाला है क्योंकि उसमें मैं बताऊंगा कि अंग्रेजों ने कैसे भारत के लोगों के साथ अत्याचार किया था। बहुत इंटरेस्टेड बनने वाला है, लगातार बने रहिए और प्रत्येक वीडियो को अच्छे से सुनिए। उसके बाद मैं आपको बता देना चाहूंगा कि अभी जो मैं चैप्टर जिसमें चल रहा हूं वो 12वीं की आरबीएससी की बुक के मुताबिक चल रहा हूं। आप साथ साथ में उस बुक को पढ़ते रहिए तो आपको आराम से आसानी से समझ में आएगा। उसके अंदर बहुत सारे फैक्ट दिए हुए हैं, उन फैक्ट भी आपको आसानी से समझ में आएंगे, दिमाग में पिक्चर बन जाएगी तो फैक्टों की भी साथ में पिक्चर बन जाएगी। सारे फैक्ट मैं इधर लिख नहीं सकता, सारे फैक्टों को लिखूंगा तो आप भी बोर होंगे कि क्या लिख रहे हैं। तो मैं आपको बता देता हूं कि एक ऑथेंटिकेटेड सोर्सेज बता देता हूं कि कहां पे लिखा हुआ है। आप जाइए ना 12वीं की आरबीएससी की जो बुक है उसमें जाइए और चैप्टर नंबर 5 को निकाल लीजिए और 5 नंबर चैप्टर को आप साथ साथ में पढ़ते जाइए और साथ साथ में मैं आपको पढ़ाते जाऊंगा। देखो हर एक इंसान, कोई भी व्यक्ति जब बच्चा पढ़ता है या कोई और व्यक्ति कोई भी पढ़ता है ना तो जल्दी से इतिहास समझ में नहीं आता क्योंकि पीछे के फैक्ट भूल जाता है। फैक्ट भूलने के बाद आगे वाले फैक्टों के साथ कोरिलेट नहीं कर पाता। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि साथ साथ में उस बुक को पढ़ लीजिए ताकि मैं तुम लोगों को जो कहानी बता रहा हूं, मैं आप लोगों को जो कहानी बता रहा हूं उस कहानी के साथ उस चैप्टर को जोड़ दीजिए और धीरे धीरे साथ साथ में चल दिए तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। उसके बाद फिर दोबारा एक बार रिवाइज कर लीजिए। देखो एक स्मार्ट स्टडी उसी को बोलते हैं। मैंने पहले भी बताया था
कि स्मार्ट स्टडी जो है वो आज आपने पढ़ लिया, जैसे मैंने क्लास ले ली, उस क्लास बुक सामने खोल के बैठ जाओ, मैं क्लास ले रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ और फैक्ट उसके याद साथ साथ में चलते रहेंगे। उनको पढ़ने के बाद 1 वीक के बाद आपको दोबारा पढ़ना है उस बुक। यदि नहीं पढ़ोगे ना तो एक इंसान, प्रत्येक व्यक्ति का दिमाग ऐसा ही होता है, जरूर लास्ट में भूल जाता है। और यदि उसी चैप्टर को आप 1 महीने के बाद पढ़ोगे तो वो चैप्टर आपको लगेगा कि ये नया चैप्टर है, और फिर 1 महीने के बाद पढ़ोगे फिर लगेगा नया चैप्टर है। इस प्रकार से समय की बर्बादी है। इसलिए मैं बोलता हूँ कम पढ़ो, धीरे पढ़ो, बार बार पढ़ो, तो आपके दिमाग में अच्छे फैक्ट और आपके दिमाग में अच्छे कंटेंट संग्रहित होंगे, इकट्ठे होंगे, और एग्जाम के टाइम आप आसानी से प्रश्नों को सॉल्व कर पाओगे। इसी के साथ आप लोगों से गुजारिश है कि लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोगों का साथ हमारे बना रहेगा तो हम आवश्यक रूप से अच्छी अच्छी क्लासें रिकॉर्ड कर पाएंगे और आपको अच्छा कंटेंट मिलेंगे। आज इस सेशन को मैं यहीं पे विराम देना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।